रुपी 84 का मार्क क्रॉस कर चुका है $1 के मुकाबले, मतलब अपने ऑल टाइम लोएस्ट पॉसिबल लेवल पे आ चुका है। और अभी संभावना है कि ये 84 तो क्रॉस कर चुका है और ज्यादा गिर सकता है आने वाले कुछ टाइम में, जिसके पीछे रीजन है जैसे कि जियोपॉलिटिकल इश्यूज। आपको पता है यूक्रेन रशिया वॉर अभी भी चल रही है, इसराइल और ईरान का युद्ध भी चल रहा है, मिडिल ईस्ट के अंदर भी अशांति है। सो इन द अपकमिंग वीक्स इट कैन फॉल फर्दर। अब हम समझेंगे इस वीडियो में व्हाट आर द रीजंस व्हाई रुपी इज गेटिंग वीक, कमजोर क्यों हो रहा है रुपया डॉलर के मुकाबले, इसका हमारी इकोनॉमी पे इंपैक्ट क्या पड़ेगा, और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ दूसरे देशों की इकोनॉमी पे इसका क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि हमारे साथ कई सारे देश व्यापार करते हैं, कई सारे देश हमारे साथ ट्रेड करते हैं। क्या हम एक्सपोर्ट्स बढ़ाकर उनको सामान बेच सकते हैं या उनसे इंपोर्ट करके सस्ता सामान खरीद सकते हैं? सारी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने साथियों के साथ शेयर करिएगा। तो लगभग पिछले एक साल से रुपया अपने लोएस्ट मार्क पर ही रह रहा है, 82 रुपीस पर डॉलर के आसपास ये चल रहा था और ये गिरता गया और अल्टीमेटली अब 84 का मार्क भी क्रॉस कर चुका है। प्रॉब्लम ये है कि आरबीआई के पास जितना भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, अब आप कहोगे सर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होता है, तो $700 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आरबीआई के पास है, जो चार चीजों से बना होता है। फर्स्ट गोल्ड, गोल्ड मतलब वो ज्वेलरी नहीं जो आप पहनते हैं, गोल्ड का मतलब है गोल्ड की ईंटें होती है, बुलियन होता है। इसके अलावा फॉरेन करेंसी एसेट, FCA शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं। फॉरेन करेंसी एसेट के अंदर क्या क्या आ जाता है, इसके अंदर डॉलर, पाउंड, यूरो, अलग अलग देशों की करेंसीज आ जाती है। इसके अलावा तीसरी चीज है SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, वो अधिकार जो IMF ने हमें दिए हुए हैं कि कल को जाकर इंडिया किसी भी इकोनॉमिक क्राइसिस में आता है तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नाम की इंटरनेशनल बॉडी से हम मदद ले सकते हैं, SDR से पेमेंट लेकर, विड्रॉ करके। बेसिकली SDRs को ये एक तरीके के सर्टिफिकेट है जो हम इमरजेंसी के टाइम पे यूज कर सकते हैं, जिसमें IMF हमें उधार दे सकता है इन सर्टिफिकेट के बदले। लास्टली आपका रिजर्व ट्रांच पोजीशन नाम का एक अकाउंट है, एक IMF के साथ ही अकाउंट है, तो जिससे इंडिया विड्रॉ कर सकता है कुछ पैसा। ये RTP मान लीजिए वो पैसा है जो इनिशियली मेंबर बनते टाइम हमने गोल्ड के तौर पे रखा था IMF में। हमारे पास $700 बिलियन का रिजर्व है, पर इंडिया अगर किसी भी क्राइसिस में जाता है तो ये रिजर्व घट सकता है, क्योंकि हमें उस टाइम पर फॉरेन करेंसी का यूज करना पड़ेगा, हमारी इकोनॉमिक पोजीशन खराब ना हो उससे बचने के लिए। देखिए सिचुएशन आप ये समझ लीजिए कि लगातार रुपया डेप्रिशिएट हो रहा है। अप्रैल 2022 से अगर मैं आपको बताऊं तो लगभग 9% के करीब रुपया डेप्रिशिएट हो चुका है, 9%, विच इज अ वेरी बिग अमाउंट फॉर एनी करेंसी। अब आप ये सोच रहे होंगे सर ये अप्रिशिएट, ये डेप्रिशिएट, ये टर्म होते क्या है, ये इनका मतलब क्या है? तो आप सिंपल लैंग्वेज में ये समझ लीजिए, जब $1 की कीमत 80 रुपीज है और ये 80 से बढ़कर हो जाए 85 या 84 जैसे अभी की सिचुएशन है, तो ये दो रीजंस की वजह से ही हो सकता है। एक होता है डी वैल्यूएशन और एक होता है डेप्रीसिएशन। डी वैल्यूएशन एंड अदर वन इज कॉल्ड डेप्रीसिएशन। मूल्यह्रास होना डेप्रीसिएशन कहा जाता है। अब आप कहोगे सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि जितना $1 की कीमत थी, 80 रुपए थी, उससे भी कम हो गई है $1 के बदले रुपए की कीमत। अब आप कहोगे सर ये तो बढ़ रही है ना, 80 से 85 हो रही है और आप कह रहे हो कम हो रही है, सर ऐसा कैसे? तो आप इतना समझ लो कि $1 के बदले 80 रुपए का सामान मिलता था, अब 85 रुपीज का सामान मिलेगा। ऐसे ही अगर $1,000 हम देखें, उसके बदले 80,000 का सामान मिलता था, अब 85,000 का मिल सकता है। मतलब जो डॉलर में इंडिया में पेमेंट कर रहा है वो सिर्फ पहले 80,000 की चीज खरीद पाता था, पर वो उतने ही अमाउंट में, और कुछ चेंज नहीं हुआ है, उतने ही अमाउंट में 85,000 की चीज खरीद पाएगा। एक और एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए इंडिया में एक टॉफी बनाने वाली कंपनी है जो ₹1 की एक टॉफी बेचती है, ठीक है ना, ₹1 की एक मैंगो बाइट आती है, टॉफी आती है, और वो अमेरिका में एक्सपोर्ट होती है। तो एक अमेरिकन बिजनेसमैन $1,000 की टॉफी एक महीने में खरीदता था और वो अमेरिका में बेचता था। पहले $1,000 में जब 80 रुपए पर डॉलर रेट होता था तो 80,000 टॉफी आ जाती थी।
आज 85 रुपीज पर डॉलर रेट हो गया है, तो 85,000 टॉफीज आ रही हैं। पहले 80,000 आ रही थी, अब 85,000 एक्स्ट्रा 5,000 टॉफीज यू आर गेटिंग। व्हाई? बिकॉज रुपया जो है वो वीक हो चुका है। और रुपया कब वीक होता है? जब डेप्रिसिएशन होता है। डेप्रिसिएशन में डॉलर या फॉरेन करेंसी स्ट्रांग होती है, रुपया या इंडिया की डोमेस्टिक करेंसी वीक होती है, जो आप मेरे पीछे लिखा हुआ देख भी पा रहे होगे। तो ये होता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन होता कैसे है? अरे यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है जो किसी भी सब्जी मंडी में अप्लाई होता है, डिमांड एंड सप्लाई का। अरे सर ये क्या कॉन्सेप्ट है? डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर आप किसी सब्जी मंडी में गए, आपने कहा भिंडी क्या रेट है, उन्होंने कहा 100 रुपए किलो, आपने कहा नहीं भैया 40 रुपए रेट चल रहा है, 40 रुपए से मैं ज्यादा पैसा नहीं दूंगा या नहीं दूंगी। फिर बाद में आपस में नेगोशिएशन शुरू होता है। जो डिमांड कर रहा है, मतलब जो बायर है, वो अपना प्राइस बोलता है, जो सेलर है वो अपना प्राइस बोलता है। दोनों के बीच में नेगोशिएशन, एक आपस में संवाद चलता है, डिस्कशन होता है। चलिए, एक ने कहा चलो 50 रुपए दे दूंगा, दूसरे ने कहा 90 रुपए से कम नहीं। ऐसे करते गए अल्टीमेटली 65 रुपीज पर डील हुई, जहां पे डिमांड करने वाला भी तैयार है खरीदने के लिए और सेल करने वाला भी बेचने तैयार है। दोनों को एक साथ एक ही बात पे स्वीकृति आ गई, दोनों तैयार है, दे आर रेडी टू फाइनली कंक्लूड द डील। तो यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई का रूल अप्लाई हुआ। ऐसे करेंसी मार्केट में भी डिमांड एंड सप्लाई का रूल है। करोड़ों लोग एक साथ डॉलर की डिमांड कर रहे हैं और करोड़ों लोग एक साथ रुपए की भी डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि डॉलर एक इंटरनेशनल करेंसी है। आपको पता ही है, दुनिया के अलग अलग देश उसका इस्तेमाल करते हैं, इट्स इंटरनेशनल करेंसी। तो डॉलर कहीं ना कहीं ज्यादा स्ट्रांग है, उसकी डिमांड भी ज्यादा है रुपए के मुकाबले, जो इंडिया और सिर्फ चंद देश ही यूज करते हैं। इंडिया ने रशिया के साथ ऑयल का ट्रेड किया, तब हमने डॉलर में पेमेंट करी। ईरान हमसे रुपीज लेने तैयार है, रशिया ने हमसे रुपीज लिए थे, राइट। ईरान हमसे रुपीज लेने तैयार है, रशिया के साथ ऑयल का जो ट्रेड था वो रुपीज में हुआ था। तो कई देश हैं जो इंडिया के साथ रुपी ट्रेड में आने तैयार हैं, बट मेजरली डॉलर इंटरनेशनली यूज होता है, तो डॉलर की डिमांड ज्यादा है। तो जब आप अपने हाल पे छोड़ देते हो, डिमांड एंड सप्लाई देखते हो, तब डेप्रिसिएशन होता है। और जब आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत सरकार का एक अंग है, भारत सरकार से अलग भी है और भारत सरकार के साथ मिलकर भी काम करता है, आरबीआई अगर जानबूझ के $1 की कीमत जो पहले थी उसे बदल दे, 80 रुपीज होती थी 85 कर दे, तो ये क्या होगा? ये होगा डिवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बदलाव करता है, चेंज करता है, कोई ना कोई सिचुएशन में ट्रांसफॉर्मेशन करता है। डेप्रिसिएशन ऑटोमेटिकली हो रहा है डिमांड एंड सप्लाई की वजह से। दोनों केस में $1 80 का था, तो 81, 82, 83, 81, 82, 83, 84 कुछ भी हो सकता है, एनी नंबर। वो तो रुपया एक तरीके से वीक ही हो रहा है ना। अब आप समझिए, चाहे डिवैल्यूएशन हो चाहे डेप्रिसिएशन हो, यहां पर एक्सपोर्टर्स को फायदा है या नुकसान है? चलो आप इमेजिन करो, आप एक सामान बाहर यूएसए में बेच रहे हो, $1,000 का बेच रहे हो, पहले 80,000 का बेचते थे जब 80 रुपीज पर डॉलर रेट था। ओ माई गॉड, अब आपको 85,000 रुपीज मिल रहे हैं फॉर द सेम प्रोडक्ट। सो एज एन एक्सपोर्टर जो बाहर सामान बेच रहा है, दे आर हैप्पी, उन्हें इससे फायदा हो रहा है। एज एन इम्पोर्टर, इम्पोर्टर का मतलब वो लोग जो बाहर से सामान खरीद के लाते हैं, जिनको पहले प्रोडक्ट 80,000 का मिलता था, अब जेब से 85,000 खर्चने पड़ेंगे। मोर देन 5,000 यू हैव टू स्पेंड देन द प्रीवियस अमाउंट। पहले 80,000 खर्चते थे, अब 85,000 सेम प्रोडक्ट के लिए। क्यों? क्योंकि रुपया वीक हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया है। तो एक्सपोर्टर्स आर बेनिफिटेड व्हेन करेंसी डेप्रिशिएट। और इस केस में भी इंडिया से अगर एक्सपोर्ट हम बढ़ाते हैं, दूसरे देश में एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमारा फायदा होगा। अगर हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता नहीं है तो हमारा नुकसान है। इंडिया को मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड को और बढ़ावा देना होगा। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जैसी स्कीम जो चल रही है, जिसमें भारत सरकार चाहती है इंडिया में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो, दूसरे देशों से ना खरीदें, यहीं बनाएं, यहीं उत्पादन करें और फिर पूरी दुनिया में सेल करें। जिसके लिए जैसे आईफोन मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो रही है, एप्पल अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में खोल रहा है, अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज इंडिया में आ रही है। सो ओवरऑल वी वांट कि हमारे देश से ज्यादा एक्सपोर्ट बढ़े,
तभी इस डेप्रिसिएशन का हमें कोई फायदा होगा। तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स टास्क है, बहुत कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी होती है। एग्जैक्टली लोग रीजन कई बार समझ नहीं पाते हैं कि किस वजह से रुपया ऐसे वीक हो रहा है। अभी की सिचुएशन को अगर हम एनालाइज करें, मैं अगर आपको न्यूज़पेपर आर्टिकल्स के बारे में बताऊं क्या कहा जा रहा है, क्या एक्सपर्ट्स का मानना है, एज एन इकोनॉमिस्ट मैं क्या कहना चाहता हूं, सो इट कैन फॉल इवन फर्दर, क्योंकि बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी बनी हुई है, फ्लक्चुएशन हो रहा है खास तौर पे इंडिया के स्टॉक मार्केट में। अगर आप थोड़ा बहुत स्टॉक ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं या थोड़ा बहुत जानते हैं, आप जानते होंगे कि कई सारी कंपनी के शेयर्स 20 से 25% तक टूट चुके हैं, उनके प्राइस 20 से 25% कम हो चुके हैं। उसके पीछे का रीजन है कि उनके अंदर जो इन्वेस्टर्स होते थे उन्होंने अपना हाथ खींच लिया, उन्होंने प्रॉफिट कमाया, शेयर्स बेचे और इंडिया से निकल गए। ये इन्वेस्टर्स फॉरेन इन्वेस्टर्स थे। फॉरेन इन्वेस्टर्स दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। आपने फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर टर्म सुना होगा, एफपीआई, या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर टर्म सुना होगा, एफपीआई या एफआईआई, फॉरेन पोर्टफोलियो या इंस्टीट्यूशनल। इंस्टीट्यूशन मतलब संस्था, जैसे कोई अमेरिकन बैंक है, कोई अमेरिकन म्यूचुअल फंड है, कोई पेंशन फंड है, तो वो पैसा भी इंडिया में लेकर आ रहा है। कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर जो इंडियन कंपनी में 10% से कम ओनरशिप ले, मतलब जैसे आपने फेसबुक का नाम सुना ही होगा सबने, मेटा जो उसकी पेरेंट कंपनी है, उसने रिलायंस जियो के अंदर 9.99%, मतलब 10% से कम इन्वेस्टमेंट किया था, वो एक फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर या एक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो गया। ऑन द कॉन्ट्ररी दूसरे तरीके की इन्वेस्टमेंट होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जैसे फ्लिपकार्ट के अंदर वॉलमार्ट नाम की एक यूएस की मेजर कंपनी है, जैसे इंडिया में बिग बाजार है, डी मार्ट है, वैसे यूएस में वॉलमार्ट है। सो वॉलमार्ट ने स्टेक खरीदा है, एक बहुत हैवी, मोर देन 50% स्टेक खरीदा है। ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, एफडीआई। एफडीआई में कोई भी बिजनेस इंडिया में फैक्ट्री के तौर पे ओपन करता है, वो टिकने आते हैं, वो सिर्फ कंपनी के शेयर्स में पैसा लगा के प्रॉफिट कमाने नहीं आते। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का मकसद यही है कि इंडिया आओ, कंपनी में पैसा लगाओ, पैसे में ग्रोथ कमाओ। इंडिया ही क्यों आना है? क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, अभी बहुत स्कोप है इंडिया में डेवलपमेंट का। बट इस टाइम पे इंडिया की स्टॉक मार्केट्स को बहुत ज्यादा ओवर वैल्यू माना जा रहा है, ओवर वैल्यूड माना जा रहा है। 100% कई सारी इंडियन कंपनीज के शेयर्स पिछले एक साल में ग्रो करे हैं, जबकि इंडियन स्टॉक मार्केट में जो इतना फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा था, उनसे भी अब अच्छे ऑप्शंस फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए ओपन हो गए, जापान के अंदर, चाइना के अंदर, और वो अपना पैसा लेकर इंडिया में प्रॉफिट बुक करके यहाँ पे शेयर्स बेचकर निकल जा रहे हैं। इनफैक्ट अक्टूबर महीने का ही अगर हम डेटा देखें तो $8 बिलियन के करीब फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना पैसा इंडिया से निकाल के जा चुके हैं। इंडिया से बाहर जा रहे हैं तो क्या करना होगा? वो कहेंगे कि रखो अपना रुपया, हमने ये शेयर्स बेच दिए, लाओ हमें $2। अब हम इन डॉलर्स को, क्योंकि वो इंटरनेशनल करेंसी है, उठा के बाहर चले जाएंगे। फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया आएंगे तो कौन सी करेंसी लेकर आएंगे? रुपया। उनके पास कहां से आएगा? डॉलर, पाउंड, यूरो, येन, युआन, ये करेंसीज लेकर आएंगे। इंडिया ये करेंसीज लेकर आए, इंडिया को सौंपा, रुपया लिया, स्टॉक मार्केट में इंडिया में डाल दिया, रिलायंस के शेयर खरीदे, टाटा के शेयर खरीदे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऑन द अदर हैंड अब वो वापस जा रहे हैं, तो वही रुपए में सारे शेयर्स बेचे, उनको रुपए को डॉलर में कन्वर्ट कराया, एंड नाउ द मनी इज, दे आर टेकिंग द मनी आउटसाइड टू सम अदर कंट्री। अब इस सिचुएशन में डिमांड किसकी बढ़ी? रुपया बेच दिया, नहीं चाहिए, रखो, हमको हमारा डॉलर दो, डॉलर की डिमांड बढ़ी। दैट्स वाई रुपया इज गेटिंग वीक, दैट्स वाई डॉलर इज गेटिंग स्ट्रॉन्ग। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अभी तो और डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा और रुपया वीक होगा, ज्यादा नहीं होगा, इट वोंट गो बियॉन्ड 90 और 95, क्योंकि मैंने बताया ना, आरबीआई के पास तिजोरी में बहुत पैसा है, $700 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़ा है। आरबीआई मार्केट में हस्तक्षेप करेगा, इंटरवीन करेगा, और इस पैसे को जो बाहर जा रहा है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। बेसिकली आरबीआई क्या देखेगा? मार्केट में डॉलर की कमी है, डॉलर की कमी है तो डॉलर की डिमांड बढ़ रही है। अच्छा, सिंपल उसूल है, मार्केट में प्याज या आलू या टमाटर कम होता है, मतलब प्रोडक्शन कम हुआ या ओले गिर गए और फसल खराब हो गई, तो प्राइस बढ़ता है या नहीं बढ़ता? नोटिस किया होगा नवरात्रों के दौरान ये सब्जियां काफी महंगी हो जाती हैं, आलू टमाटर, फ्रूट्स काफी महंगे हो जाते हैं, बिकॉज व्रत रखते हैं लोग और वो वही फ्रूट्स खाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी डिमांड ज्यादा है, क्योंकि ज्यादातर लोग उन्हें खरीदना चाहते हैं।
क्वांटिटी इतनी है, डिमांड इतनी है, प्राइस बढ़ता है। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई माय फ्रेंड्स। इसीलिए तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हमारे पास $700 बिलियन का जो फॉरेन एक्सचेंज है वो हमें बचा लेगा, अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन इन फ्यूचर आती है जिसकी वजह से हमारे देश में क्राइसिस आ सकती है। तो अब देखते हैं हम वाई रुपी इज फॉलिंग। कुछ रीजंस हैं जो मैंने पीछे आपके लिखे हुए हैं, आई हैव आइडेंटिफाइड सर्टेन रीजंस। वन बाय वन इनका मतलब समझते हैं। तो जो रुपए का वैल्यू है ना डॉलर के मुकाबले, इट्स बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ अट्रैक्टिवनेस, कि इंडियन मार्केट कितनी अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है फॉरेन कंपनीज के लिए। फॉरेन कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करना हमेशा से प्रेफर करती थी, बट क्योंकि मैंने बताया स्टॉक मार्केट ओवर वैल्यूड है और इंडिया के आस पड़ोस के देश के अंदर वॉर जैसी सिचुएशन है, कॉन्फ्लिक्ट जैसी सिचुएशन है, इसराइल पैलेस्तीन ईरान वाला, आप देख ही रहे हो कितना प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, जिसकी वजह से पूरा एक ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्ट हो चुका है, ऑयल प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं और ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ती जा रही है। तो हमारा पॉइंट नंबर वन, ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी हाई होने की वजह से इन्वेस्टर सोच रहे हैं इंडिया जैसी एक डेवलपिंग कंट्री में पैसा लगा के कौन रिस्क ले, चलो डेवलप्ड कंट्री चलते हैं, यूएस चलते हैं, या एक अच्छे बेस पे एस्टैब्लिश कंट्री जैसे चाइना है या जापान है, उनमें जाके पैसा लगा देते हैं। तो वो एमर्जिंग मार्केट्स जो अभी ग्रो कर ही रही हैं, इंडिया जैसी मार्केट, उनसे पैसा निकाल कर फॉरेन डेस्टिनेशंस में, डेवलप्ड कंट्रीज में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। दैट्स व्हाई रुपीज गेटिंग वीकर। सेकंड रीजन, यूएस में इंटरेस्ट रेट पिछले कुछ सालों में बढ़ रहा था, अभी तो रेट कट किया है, बट इन दैट सिचुएशन यूएस डॉलर बिकेम मोर अट्रैक्टिव फॉर द इन्वेस्टर्स। जिनको अच्छा रिटर्न चाहिए वो यूएस में इन्वेस्ट कर देते थे, वहां उन्हें अच्छा रिटर्न मिलता था, तो इंडिया से पैसा निकलकर वहां चला जाता था, रुपए पे इस वजह से प्रेशर बढ़ता था। एक और रीजन है, इंडिया में एक मेजर ट्रेड डेफिसिट देखने मिलता है, मतलब हम इंडिया में कई सारी चीजें बनाते तो हैं पर इंडिया इंपोर्ट भी बहुत करता है फॉरेन कंट्री से। इनफैक्ट हमारी टॉप 10 ग्लोबल ट्रेड पार्टनर्स में से 9 से तो हम इंपोर्ट्स करते हैं, ज्यादा सामान खरीदते हैं उन्हें बेचने के बजाय। सिर्फ अमेरिका ही है जिसको ज्यादा सामान बेचते हैं। इनफैक्ट चाइना को तो हम $100 बिलियन से ज्यादा का सामान उनसे खरीद रहे हैं एक्स्ट्रा, उनको बेचने के बाद, जो मैं बता रहा हूँ 116 117 बिलियन डॉलर का सामान उनसे खरीदते हैं, लगभग $17 बिलियन उन्हें बेचते हैं, तो नेट अमाउंट $100 बिलियन का है। तो एक बहुत बड़ा ट्रेड डेफिसिट हमें यहाँ पे देखने मिलता है। ट्रेड डेफिसिट मतलब व्यापार में घाटा, एक बेचना, हम ज्यादा बेच नहीं रहे हैं, ज्यादा सेल नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट एक्सपोर्टिंग मोर। अगर ज्यादा बेच रहे होते, अगर एक्सपोर्ट कर रहे होते, तो हमें ज्यादा डॉलर मिलते, जो हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए, तेल इंपोर्ट करना है, गोल्ड इंपोर्ट करना है, दवाइयां इंपोर्ट करनी है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट करने हैं, सारा पैसा बहुत आराम से निकाल पाता है इंडिया अगर हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा होते, जो कि नहीं है। क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, वॉर सिचुएशन की वजह से हम बात कर ही चुके हैं। डॉलर इस वजह से और स्ट्रांग हो रहा है, डॉलर इस वजह से नेचुरली गेन कर रहा है वैल्यू। जियोपॉलिटिकल टेंशन इज वन ऑफ द रीजन। इन्फ्लेशन एंड मॉनेटरी पॉलिसी इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम। इंडिया में महंगाई बीच में बढ़ गई थी इकोनॉमी के अंदर, विच लेड टू वीकनिंग ऑफ रुपी। क्या होता है, जब भी महंगाई ज्यादा होती है तो अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर अब कोई चीज इंडिया में खरीदने आ रहा है पहले के मुकाबले, तो उसको वो महंगी मिलेगी। वो कहेगा मैं इंडिया से क्यों खरीदूं, मैं किसी और देश से, थाईलैंड, वियतनाम और कहीं से जाके खरीद लेता हूं। तो क्योंकि रुपया महंगाई बढ़ने की वजह से उसकी परचेजिंग पावर कम हो गई है, रुपया बेसिकली उनके लिए उतना अट्रैक्टिव नहीं रहा जितना पहले होता था। इस सिचुएशन के अंदर आरबीआई क्या करता है, आरबीआई मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देता है महंगाई को काउंटर करने के लिए। अब आप कहोगे उसका मतलब क्या है, लोन बैंक देते हैं, बैंक लोन का रेट क्या रखेंगे वो आरबीआई डिसाइड करेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो सेंट्रल बैंक है इंडिया का, ठीक है जी। अब आरबीआई अगर रेट बढ़ा देता है, क्यों, क्योंकि महंगाई बहुत है, लोग आसानी से बैंक से लोन ले लेते थे और लोन लेकर घर गाड़ी अलग अलग चीजों पे खर्चा करते थे। जब लोग खर्चा करते हैं, जब लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा होता है, वो पहले से ज्यादा पैसा खर्च सकते हैं, उस वजह से महंगाई बढ़ती है। यू अंडरस्टैंड द रीजन व्हाई इन्फ्लेशन राइजेस। अब उसे रोकने के लिए लोन महंगा कर दो, लोन सस्ता था सब लोग ले पा रहे थे, महंगा कर दोगे कम लोग ले पाएंगे, कम लोग लोन लेंगे, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन है उस वजह से कम लोग लोन लेंगे। तो उसका एक मेजर मेजर इंपैक्ट ये पड़ेगा कि इंडियन इकोनॉमी के अंदर महंगाई तो कम हो जाएगी पर ग्रोथ भी कम हो सकती है। तो हमें चूज करना पड़ता है, या तो हम इन्फ्लेशन मैनेज कर लें या तो हम ग्रोथ देख लें।
अभी हम इन्फ्लेशन मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे तो ग्रोथ उतनी हो नहीं पा रही थी, इसलिए इंडिया उतना अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन नहीं रहा। चाइना ने अपनी इकोनॉमी में पैसा पंप करना शुरू किया। कई सालों से वो उसने पैसा पंप करना बंद कर रखा था, उसको रीइनिशिएट किया। और चाइना में एक बुल रन सिचुएशन, जहां पे कंपनीज के शेयर्स 10% से ज्यादा ऊपर जा चुके हैं। जैसे बुल होता है ना, बुल किसी को भी सींग मारता है तो हवा में उछाल देता है, तो शेयर्स के प्राइस भी उछल गए हैं। इसलिए फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया से पैसा निकाल के दे आर मूविंग टू सच इकोनॉमीज। सो दीज आर द रीजंस व्हाई आर रुपी इज गेटिंग वीकर। 84 का जो लेवल है वो हमने टच कर दिया है, और बहुत जल्दी ऐसी संभावना है कि हम इसके आगे 85 86 का मार्क भी टच कर सकते हैं। फ्री फॉल में नहीं जाएगा, 90 तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि हमारे पास एक स्टेबल बेस है हमारी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए। आशा करता हूं आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और आप यूपीएससी के कोर्सेज हमारे साथ अनअकैडमी के साथ जुड़ के अपनी तैयारी कर सकते हैं। आपको जब भी एडमिशन लेना हो, आपको एक डिस्काउंट कोड यूज करना है, मैक्सिमम डिस्काउंट, और मेरी पर्सनलाइज्ड गाइडेंस जिससे आपको मिल पाएगी, दैट इज वसु 10। अवेल द बेनिफिट एंड टेक एडवांटेज ऑफ दिस। गुड लक, जय हिंद, जय भारत। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर।